Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Matt for Motorcycles. So this is another episode of From the Owners, जहाँ पे हम अलग अलग मोटरसाइकिल के ओनर्स और स्कूटर के ओनर्स को बुला के उनसे Q&A करते हैं, उनसे पूछते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो ऐसे ही एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे फ्रॉम द ओनर्स। तो अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चेक करनी है तो यू कैन हिट दिस बटन और आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज जो मोटरसाइकिल आई है थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये आप किसी भी शोरूम से जाके नहीं खरीद सकते हो, सेकंड हैंड मार्केट में बहुत रेयरली मिलती है। लेकिन ये मोटरसाइकिल आपको मिलेगी मेजरली कलेक्टर्स के पास या फिर जिनको थोड़ा शौक होगा टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स का। सो ये है यामा RX 135 और इसको ओन करते हैं मिस्टर विनोद। तो वो आज हमें बताएंगे कि अगर आप ये सेकंड हैंड परचेस करने की सोच रहे हैं तो कितना फीजिबल है ये किसी मार्केट में ढूंढना, या फिर आपको इसमें कितना खर्चा आएगा इसको रिस्टोर करने में, या फिर अगर आप इसको डेली रन में यूज़ करना चाहते हो अपनी एज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल तो क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ों के आंसर करेंगे आज हमें मिस्टर विनोद। वेलकम टू मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। हाय। अच्छा, तो आज तो आपसे क्वेश्चन भी थोड़े अलग करने पड़ेंगे, नई गाड़ी मिलती नहीं है ये तो बाकी दिन तो मैं पूछता था कितने की खरीदी, कब खरीदी, लेकिन फिर भी अगर सेकेंड हैंड मार्केट में कोई इसको ढूंढने जा रहा है इस टाइप की मोटरसाइकिल तो आप भी गए होंगे। बिल्कुल। तो आपको कितने की पड़ी थी मोटरसाइकिल उस टाइम पे? मैंने एक्चुअली अपने फ्रेंड से ली थी क्योंकि मेरा उसका कुछ पैसे का लेन देन था। तो मैंने वो गाड़ी उससे ले ली थी। अच्छा, वसूली ही कर लिया आपने बाइक की। राइट। अच्छा, तो जब आपने ली थी तो उस टाइम पे थी रनिंग कंडीशन में थी? क्योंकि अभी तो आपकी गाड़ी एकदम मिंट कंडीशन में है, बिल्कुल जैसा आपने नई शोरूम से ही खरीदी होगी। तो आपने काम करवाया या फिर उसने इतनी मेंटेन करी हुई थी और आपने सब कुछ ऐसे ही वसूल लिया? नहीं एक्चुअली इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बेचारी बहुत बुरी कंडीशन में थी। लेकिन मैंने इसको लेके फिर मैंने इसको पूरा का पूरा बनाया है गाड़ी को। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपने खरीदी और फिर आपने सारे काम करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जब कोई रिस्टोर करवाता है ना गाड़ी इस टाइप की, तो अगर जैसे अभी तो बिल्कुल शोरूम वाली कंडीशन में दिख रही है, तो इसमें काम क्या क्या होते हैं एक बार थोड़ा सा, कि अगर कोई और भी खरीदना चाह रहा है इस टाइप की मोटरसाइकिल तो अगर किसी को रिस्टोर करवानी है तो जो इसका रेस्टोरेशन होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मतलब पेंट वेंट क्रोम जो भी होता है, एक बार वो थोड़ा डिटेल। बिल्कुल, देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी में क्या करवाना चाहते हैं। भाई जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेंट हो और इंजन वर्क सब कुछ प्रॉपर हो तो फिर आपको ठीक ठाक पैसा लगाना पड़ता है। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने भाई गाड़ी को लिया और आपने सिर्फ चला लिया और थोड़ा बहुत हल्का पेंट जॉब करा लिया या थोड़ा इंजन वर्क करा लिया। अगर आप वाकई में ही गाड़ी को इस तरह की गाड़ियों को रखने वाले इंसान हैं और आप चाहते मतलब उनसे प्यार करते हैं तो आपको फिर अच्छे से उसको मेंटेन कराना पड़ेगा। फिर उसमें इंजन वर्क एंड पेंट जॉब वगैरह सब कुछ टोटल आता है। अच्छा, तो मतलब जैसे एक बार आप बताओगे, जैसे आपने खरीदी थी सिर्फ रनिंग कंडीशन में थी, तो आपने लाने के बाद क्या क्या काम करवाया इस पे? मैंने इसमें सभी कुछ काम कराया। मैंने इसमें पेंट जॉब कराया। इसमें ये जो आप इसका क्रोम जितना पार्ट देख रहे हैं, इसमें जो मडगार्ड्स हैं इसके नए मडगार्ड्स हैं। इसका जो एग्जॉस्ट है वो नया है, हैंडल नया है, इसका कैरियर नया है। इसमें सब कुछ मैंने तकरीबन रिम्स नए हैं। तो इसमें पूरा डिस्क का जो ये है सेटअप आप देख रहे हैं आगे फ्रंट में डिस्क का पूरा सेटअप लगाया है। अच्छा, तो ये सारा काम मैंने इसमें तकरीबन जितना मेरे से हो सका मैंने ओरिजिनल कराया है। अच्छा, तो मतलब लाते ही आपने गाड़ी को पूरा डिसमेंटल करके दोबारा से खुद ही बना लिया? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और कि डिस्क ब्रेक तो इसमें आता नहीं था पहले से, तो डिस्क ब्रेक आपने इसलिए लगवाया कि आजकल की मोटरसाइकिल्स में आता है, या फिर आपको फील हुआ कि भाई ये भाग तो जाती है रुकती नहीं? नहीं भैया, ये इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड गाड़ी है। अपनी रेंज में 135 सीसी में बहुत हाई स्पीड है, पर उतनी ही बेकार इसकी ब्रेकिंग है। अच्छा। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए तो कहते हैं ना घोड़ी को कंट्रोल में लाने के लिए लगाम खींचनी पड़ती है, तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए डिस्क ब्रेक लगानी पड़ती है। अच्छा, तो इसकी लगाम आपने डिस्क ब्रेक से कर दी? ब्रेक से खींची है। पैर रगड़ के नहीं रोकी आपने गाड़ी का भी? नहीं भाई, मेरी हाइट बहुत छोटी है तो वो काम मैं नहीं कर सकता। चलो ठीक है। नहीं, लेकिन गाड़ी आपने वाकई में काफ़ी कुछ काम कराया इसमें। लेकिन जब आपने इसमें ये सब चीज़ें करवाई, आपने पेंट करवाया, ये सब करवाया, तो आप कह रहे हो कि इसमें आपने रिम भी नया डलवाया, मडगार्ड नया डलवाया, तो इसमें ये आपको कहाँ से अवेलेबल हुए थे? या यामा की अभी ऑथराइज जो एजेंसी है उन लोगों से ऑर्डर करवाते हैं तो ये सामान आ जाता है, या फिर आपने कहीं और से सोर्स किया कि जो थर्ड पार्टी जो सेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं? देखिए, मैंने पार्ट काफ़ी जगह से सोर्स करे हैं। कुछ मुझे देहरादून में भी मिल गए जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा। जो सिटी है मेरी, वहाँ से भी मुझे कुछ ओरिजिनल पार्ट्स मिल गए। कुछ मुझे बाहर से आउटसोर्स करने पड़े जो मैंने बाहर से मंगाए। तो कुल मिला के मतलब हो गया, हिसाब किताब बन गया।
पर अभी ये है कि आपको कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं सिटी में, कुछ बाहर से मंगाने, अभी भी वही सिनेरियो है। बट ये है कि कुछ पार्ट्स जो आपको यहाँ सिटी में इजीली अवेलेबल हो रहे थे वो थोड़ा सा अब रेयर होने लगे हैं धीरे धीरे। जी। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि आपको तो चलो वसूली में मिल गई मोटरसाइकिल पर हर कोई इतना लकी होता नहीं। अब किसी को अगर ये मोटरसाइकिल खरीदनी है और वो मार्केट में चले गया मोटरसाइकिल लेने, तो जैसे आजकल की जो मोटरसाइकिल है उसमें तो चलो ये है कि कोई आजकल के मैकेनिक को लेके चले गया या कुछ लेके चले गया तो वो ज़्यादातर इंजन इंस्पेक्शन होगा या उसका सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लो। अब इसमें तो इतनी पुरानी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह तो कुछ निकलना नहीं है ना। तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस टाइप की मोटरसाइकिल खरीदने में जब आप किसी से डील कर रहे हो इस टाइप का? मतलब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है इसके पेपर्स, कि पेपर्स लीगल है या नहीं है। आपको ये चेक करना है कि पेपर्स इसके लीगल हों, चाहे वो किसी भी ओनर, मतलब फर्स्ट ओनर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लेकिन पेपर्स आपके लीगल हों। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लीगल हो तो आपके नाम इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, आपको फिर ज़्यादा हैसल ना हो। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ फ्रेम, कि फ्रेम जो है इसका वो ठीक है या नहीं है, हिट तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रेम इसका टेढ़ा है, हिट है, तो आपकी गाड़ी कभी भी ठीक नहीं रहेगी। एंड थर्डली जो पॉइंट है दैट इज इंजन से हम बोलेंगे इसका जो पिस्टन है वो कौन से साइज का है, इसके अंदर कौन सा पिस्टन चल रहा है। जैसे जो स्टैंडर्ड पिस्टन है दैट इज 0, उसके बाद 0.25, 0.50, देन 0.75, देन 100। तो ये 5 पिस्टन इसमें होते हैं। तो कौन से साइज़ का पिस्टन है, क्योंकि 100 के बाद में फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, फिर आपको स्लीव डलवानी पड़ती है, और वो यहाँ पर देहरादून जैसी सिटी में वो सब काम नहीं होते परफेक्शन से। तो ये इन चीज़ों का आपको, इन 3 चीज़ों का आपको बहुत मेनली ध्यान रखना है। अच्छा, तो इंजन के इंस्पेक्शन से ये मतलब नहीं है कि आपने वहाँ पे जाके गाड़ी में किक मारने स्टार्ट कर दी, धड़ाधड़ के स्टार्ट करके रहूँगा और इंजन चेक कर लूँगा। उसमें आपको जाके चेक करना है कि उसमें पिस्टन कौन से नंबर का है, और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये बाहर से देख के पता चलेगा नहीं, इसके लिए शायद आपको इसका हेड कवर उठा के देखना पड़ेगा। बिल्कुल है ना? आपको इसका ऊपर का हेड कवर हटवाना है और उसके ऊपर जो कार्बन जमा होता है पिस्टन के ऊपर वो आपको क्लीन कराना है। तो उसमें जो नंबर होता है वो लिखा होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से नंबर का इसमें, कौन सा साइज का पिस्टन इसमें फिलहाल है। जी। ये होगा भी तभी शायद अगर वो मैकेनिक या फिर वो सेलर जो है इतना होगा कि हाँ चलो मैं कर देता हूँ ये, और नहीं होगा तो फिर लक वाली बात है ना। अच्छा, जो आपने स्लीव वाली बात करी ना अभी, ये स्लीव अगर किसी को मोटरसाइकिल मिल गई और उसमें उसने दिखाया कि इसमें तो 100 नंबर का पिस्टन है अभी, तो इसमें एक ऑप्शन तो ये भी होगा ना शायद कि आपकी किट नहीं डलवा लो, तो ओरिजिनल किट अभी अवेलेबल होगी मार्केट में कि यामाहा की कोई किट बेचता हो? देखिए, अभी थोड़ा सा तो ये प्रॉब्लमैटिक है कि इसकी ओरिजिनल किट अवेलेबल हो या ना हो, आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपको तो शायद उसकी पहचान नहीं होगी। हाँ, ये है कि गॉड्स करके कंपनी है, उसकी फिलहाल किट आ रही है मार्केट में। अभी मैंने भी यूज़ करके नहीं देखी है कैसी है, क्योंकि मुझे तो ओरिजिनल मिल गई थी, तो मैंने ओरिजिनल किट इसमें डलवा ली थी। अगर सेकंड हैंड किट कहीं से मिल जाए, चाहे वो बेंगलुरु कहीं साइट से अवेलेबल हो जाए, चाहे देहरादून में ही किसी के पास में अवेलेबिलिटी उसकी हो, तो वो आप डलवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। स्लीव में मतलब इतना रिलाय करना सही नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि जैसे हम कई बार रिलाय करते हैं कि इसका हम टूटी पंप पे, टूटी जो इसमें, क्योंकि टूटी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम टूटी पंप पे रिलाय करते हैं। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि टूटी पंप पे थोड़ा कम रिलाय किया जाए, क्योंकि मैं अपने 3-4 पिस्टन तोड़ चुका हूँ कम टूटी ऑयल चलाने की वजह से। तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसके टैंक में ही टूटी ऑयल डालें। और जो रेशो जो मुझे लगा है अपने 4 पिस्टन गंवाने के बाद वो ये है कि आप इसमें एटलीस्ट, क्योंकि मैं जैसे पहाड़ों में ज़्यादा चलता हूँ, तो 40 ml आप 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल इसमें ज़रूर डालें। अच्छा, तो मतलब आप तो एक्सपीरियंस बंदे हो, मतलब 4 पिस्टन आपने पहले से खत्म कर दिए इस पे। मैं पूरी एक किट खत्म कर चुका हूँ तो अच्छा, 0 में और 4 पिस्टन आपने डलवा दिए, तो आप इसलिए इतने अच्छे से बता रहे हो कि एक किट खरीदना सही है या फिर स्लीव डलाना सही है? अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आप जब झटका खाते हैं उसके बाद ही आपको अकल आती है तो मुझे पिस्टन तोड़ने और किट बर्बाद करने के बाद में ही अकल आई। क्या पता आपका वो जिससे आपने वसूली होगी बाइक, वो बंदा भी वीडियो देख के खुश हो रहा हो शायद उसकी हाय लगी है मुझे अच्छा, तो आपने ये भी बता दिया कि जब किसी को मोटरसाइकिल खरीदने जाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब किसी ने हमारा वीडियो देख लिया, ठीक है, उसने मोटरसाइकिल में अच्छे से इंस्पेक्शन कर लिया और लेके भी आ गया, लेकिन उसको थोड़ा लगेगा इनकम्प्लीट सा कि अब करूँ क्या, क्योंकि मोटरसाइकिल खरीद ली अब, लेकिन अगर मिंट कंडीशन में करनी है तो क्या क्या उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार एक ना ब्रेक डाउन दे दो कि जैसे आपकी मोटरसाइकिल तो मुझे लग रही है बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है जैसे आती है, तो इतना सब कुछ कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या काम कराने पड़ेंगे, क्या चेंज कराना पड़ेगा, एक बार वो आइडिया दे दो। ओके देखिए, सबसे पहले तो आपको गाड़ी को डिसमेंटल करना पड़ेगा। डिसमेंटल करने के बाद में आपको इसके फ्रेम को पेंट जॉब के लिए, और जो भी इसके पेंटेबल पार्ट्स हैं उनको आपको पेंट जॉब के लिए देना पड़ेगा।
उसके बाद ये जब जब सब चीज़ें पेंट हो रही होंगी उसी टाइम के दौरान आपको इसका इंजन अगर है वो रिपेयर मांग रहा है तो उसको आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है इसकी वायरिंग वगैरह का, अगर कोई वायरिंग इसकी कटी हुई है तो फिर आपको वायरिंग चेंज करानी पड़ेगी या रिपेयर करानी पड़ेगी, जैसा भी आपको सहूलियत हो। और जो इसके क्रोम पार्ट्स हैं, आप वो चाहते हैं कि अगर आप उसके पुराने पार्ट्स को ही क्रोम कराएं और आपके इन एंड अराउंड कोई क्रोम वाला अवेलेबल हो तो आप उसको क्रोम भी करा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि नए पार्ट से रिप्लेस करें और आपके आसपास अवेलेबिलिटी है नए पार्ट्स की तो आप नए पार्ट से भी उसको चेंज करा सकते हैं। और जो इसके नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं वो जिंक हो जाते हैं, जो छोटे पार्ट्स हैं जो जिंक वाले होते हैं उन पे आप जिंक भी करा सकते हैं। तो ये इसका मोटा मोटा जो ब्रेक इन वो है। और दूसरा जो है इसका, अगर आपने इसमें डिस्क सेटअप करनी है तो फिर आपको इसका डिस्क के लिए आपको इसमें पल्सर 150 का सेटअप आता है। जो पल्सर 150 पुराना जो मॉडल है उसका आप इसमें डिस्क और उसका हब और उसके चॉकर जो है जिसको हम बोलते हैं वो आप उसमें लगवा सकते हो। कैलिपर वगैरह सब उसके मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये एक एड ऑन है कि अगर आपको भी, जैसे इन्होंने बताया अभी कि ये भाग जाती है, रुकती नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि जब आप रोकना चाहो रुक जाए तो आप इसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें आता नहीं है वो, तो आप इसको सोर्स कर सकते हो पल्सर 150 से, जो क्लासिक मॉडल आता था पहले गोल लाइट वाला। बिल्कुल उस टाइम पे बिल्कुल जी, उसी से आप इसको उसके आगे आगे जो पार्ट है पूरा सस्पेंशन पार्ट है उससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, तो इससे कुछ गाड़ी की वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ता है मोटरसाइकिल में एक्चुअल वाला फ्रेम वगैरह में या किसी चीज़ में? नहीं, किसी चीज़ में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, बस जो इसकी टी है, टी का थोड़ा सा साइज उसको आपको बढ़ाना पड़ता है, बहुत माइन्यूट सा। एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा जो इसका शॉकर है वो फिट हो जाते हैं उसमें। अच्छा, तो चलो ये एडिशनल चीज़ बता दी आपने कि एक ये भी करा सकते हो रोकने के लिए। चलो, ये चीज़ बता दी आपने। अच्छा, जब आप बता रहे हो कि इसमें इंजन रिपेयर भी कोई करवाता है और आपने तो अपने 4 पिस्टन खत्म कर दिए तो आपने कुछ किया ही होगा। जी तो अब आप ये बता दो इनको कि क्या नहीं करना चाहिए जब भी आप कोई इंजन रिबिल्ड करवाओ और आप चाहते हो कि आपको जो पिस्टन है वो चले काफ़ी किलोमीटर्स, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें 2 स्ट्रोक ये गाड़ी है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो की रोल प्ले करता है वो करता है टूटी ऑयल जो होता है वो की रोल प्ले करता है। तो आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपने पिस्टन इसमें कोई नया पिस्टन डलवाया, जैसे मान लीजिए 0.25 डलवाया या 0.5 या 0.75 या 100, जो भी आपने पिस्टन डलवाया तो आपने इस गाड़ी को कम से कम 2000 किलोमीटर चला के रवां करना है। और वो इसलिए कि इसका जो पिस्टन है जब आप डलवाएंगे तो क्योंकि वो कंपनी फिटेड नहीं है, तो वो कंपनी में जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके हिसाब से फिट नहीं है, एक बाहर किसी मैकेनिक ने उसको फिट किया है, तो वो थोड़ा सा हमेशा पिस्टन को टाइट रखते हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है कि जब आपने गाड़ी चलानी है तो आपने 40-45 से ऊपर कभी नहीं जाना है। एटलीस्ट 2000 किलोमीटर तक आपने यही प्रोसीजर अपनाना है। और टूटी का जो लेवल है वो आपने एटलीस्ट 40 to 50 उसके अंदर डाल के रखना है। और ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप समर्स का टाइम पीरियड हो तो उस टाइम में आपने गाड़ी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा। अगर आपने गाड़ी भगाई या 40-50 से ऊपर आप लेके गए और आपने गाड़ी को भगाया तो वो बहुत जल्दी हीटअप होगी, और हीटअप जहाँ होगी आपका जो पिस्टन है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो एक पॉकेट में पिस्टन लेके चलना साथ में कि जहाँ मैकेनिक मिल जाए, सीज हुआ तो दोबारा करवा लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे आपने बता दिया कि ये सब चीज़ें हम करा लेते हैं मोटरसाइकिल में, हमने 2000 किलोमीटर भी सही चला ली, तो उसके बाद ये इतना रिलायबल है कि आप इस मोटरसाइकिल में दूर दूर जा सकते हो या कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हो? तो आप क्या यूज़ करते हो? मतलब आपने तो काफ़ी कह रहे हो आपने चलाई है। जी बिल्कुल, मैं अभी इस गाड़ी को कम से कम 16000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 16000 प्लस ही चला चुका हूँ रिस्टोर करने के बाद। रीस्टोर करने के बाद में। और मैं इस पे लॉन्ग रूट्स भी मैं कर चुका हूँ। मैं इस पे नीति पास कर चुका हूँ, मैं इस पे हरसिल जा चुका हूँ, 600 करीबन आना जाना, और सारा हिली एरिया है। ऐसा नहीं है कि सारा डाउन हिल है, कहीं डाउन हिल भी है, अप हिल भी है, सारा हिली एरिया है, प्लेन एरिया नहीं है। तो गाड़ी ने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी है, मैंने काफ़ी अच्छी भगाई भी है गाड़ी, कोई भी मुझे इससे कोई दिक्कत आई नहीं है। जब हम इसको हिली एरिया में चलाते हैं तो अगर आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई रहेगा ना तो वो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं रहता, तो उसमें ये होगा कि इंजन को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हाँ भाई थोड़ा शांत हो जाओ ये सब। लेकिन जब आप किसी हाईवे पे जाओगे और अच्छी रोड मिल गई आपको, तब क्या होता है हम जनरली थ्रॉटल पिन कर देते हैं। तो उस टाइम इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती कि अगर आप लंबे टाइम तक इसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो तो इंजन में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हों या इस टाइप का कुछ? नहीं, देखिए, अगर आपका इंजन अच्छे से आपने उसको रवां किया है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। टूटी अगर सही चल रहा है 40, जैसा मैंने आपको बताया कि 40 ml 1 लीटर पेट्रोल में आप चला रहे हो, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने इसको खींचा है गाड़ी को, 90 भी खींचा, 100 भी खींचा है, पर इसने मेरे को ऐसा कोई दिक्कत दिया नहीं है, क्योंकि जब तक टूटी सही चला है तब तक मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है। क्योंकि इससे पहले के जो सिनेरियोज थे उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने टूटी कम चला रहा था, मैं 20 ml के अराउंड टूटी चला रहा था, और जब मैं उसको क्रूज़ कर रहा था तब वो पिस्टन में दिक्कत आ रही थी। हाईवे पे एक और चीज़ होती है कि जब हम किसी मोटरसाइकिल को हाईवे पे लेके जाते हैं तो हम एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि क्रूजिंग स्पीड कितनी है।
तो एक आप इसके क्रूजिंग स्पीड बता दो जिसमें कंफर्टेबल रहती है मोटरसाइकिल, और एक इसकी टॉप स्पीड जो आपने अभी तक टच की है। देखिए, जहाँ तक टॉप स्पीड की पहले बात करूँगा कि टॉप स्पीड तो मैंने इसकी 100+ टच करी है, अच्छा। जो ये जाती है इजीली। और जहाँ तक बात है इसकी क्रूजिंग स्पीड की, तो मुझे लगता है कि 60 टू 75-80 तक की जो स्पीड है, हाँ। उतना ये कंफर्टेबल है, Cruise उतनी क्रूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पर एक और चीज़ होती है कि अब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, कम्यूट हमारा ऑफिस आना जाना, तो उसके लिए भी आप यूज़ करते हो या फिर आप इसको सिर्फ ओकेजनली निकालते हो, भी सिर्फ लॉन्ग राइड्स पे? नहीं, देखिए, बेसिकली तो मैं इसको यूज़ ही रेगुलर कम्यूटिंग के लिए करता हूँ। मैं वीकेंड्स पे भी जाता हूँ, लेकिन मैं जो मेरी कम्यूटिंग रहती है वो मैक्सिमम इसी बाइक पर रहती है। जब से मैंने ये लिया है, मैं इसको डेली कम्यूट के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैं लॉन्ग जो टूर्स हैं वो भी मैं इसी पे करता हूँ। अच्छा, तो ठीक है ये। अब लेकिन एक चीज़ और होती है कि जब भी कोई सोचता है ना कि मैं इस मोटरसाइकिल से कम्यूट करूँगा, तो जनरली मैंने देखा है, और मैं तो सोचता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं सोचता हूँ कि भाई माइलेज सही होना चाहिए उस मोटरसाइकिल का। जी। तो इसका कितना है माइलेज अगर आप इससे कम्यूट करते हो सिटी में ही जो जनरली होता है, या फिर हाईवे में, जो भी आपने कभी कैलकुलेट किया हो? जी, देखिए, मैंने इसका जो एवरेज है वो हाईवे पे कैलकुलेट किया था जब मैं नीति पास गया था। तो क्योंकि वो सारा हिली रीजन है और 300+ किलोमीटर वन साइड डिस्टेंस है, तो आना जाना जो मैंने टोटल कैलकुलेशन करा वो मेरा कहीं निकल के आया 41 पॉइंट समथिंग का, जो इसने मुझे टोटल टूर में एवरेज दिया। अच्छा, तो सही है, एवरेज तो इतना कुछ बुरा है नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एवरेज है मेरे हिसाब से। 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल के लिए 41 का एवरेज, वो भी लॉन्ग रूट पे, इज मोर देन इनफ। अच्छा, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछ ली, लेकिन मैं आपसे ना एक चीज़ पूछी नहीं। आपने सब्सक्राइब तो किया ना मैट फॉर मोटरसाइकिल? हाँ, बिल्कुल किया है। आप भी कर लो, फ्री। आपके पैसे लगे थे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इन्होंने इतना अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो ये भी सच्ची बता रहे हैं, फ्री है। तो अभी कर लो सब्सक्राइब। अच्छा, तो हमने जब चलाने की बात कर ली, ये सब है, तो जब गाड़ी चलेगी तो उसके बाद उसमें आता है खर्चा, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो 4 स्ट्रोक के मुकाबले इसमें मेंटेनेंस कम है या ज़्यादा है, और आप कितने इसके इंटरवल में क्या क्या चीज़ें करते हो इसमें मेंटेनेंस के लिए? देखिए, 4 स्ट्रोक से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसका मेंटेनेंस बहुत सस्ता है, क्योंकि इसमें आपने ऑयल डलाना है, इसमें कोई ऑयल फिल्टर नहीं है, तो फ्यूल फिल्टर भी इसका ऐसा नहीं है कि जो आपको चेंज करना है बहुत जल्दी जल्दी। तो इसमें जो मेन खर्चा होता है सिर्फ वो ऑयल का ही खर्चा है। और एक अगर इसका प्लग होता है, वो अगर कभी ऐसे ख़राब हो जाता है तो वो आपको एक लगता है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो किसी पर्टिकुलर सर्विस पे लग जाएगा, वो डिपेंड करता है, उसकी लाइफ अच्छी होती है। तो जो मेन इसमें जो खर्चा है दैट इज़ इंजन ऑयल। वो भी इसमें जो डलता है वो आपको बहुत जल्दी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कितने प्यार से रखते हो, आप उसको कितना स्मूथ रखते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे इसका मेंटेनेंस का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। अच्छा, तो जिन लोगों को नहीं पता, 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल में गियर बॉक्स का ऑयल अलग होता है, और इसमें टूटी जो हम डालते हैं उससे पिस्टन लुब्रिकेट होता है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ पॉइंट्स में पूछूं कि इसमें प्रोज क्या हैं, पहले आप प्रोज बताओ इसमें कि प्रोज कैसे? देखिए, प्रोज तो सबसे पहले कि ये बहुत लाइट वेटेड व्हीकल है, डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत इजी है, इजी टू मनूवर है, आप इजीली इसको भीड़ भाड़ वाले एरियाज में चला सकते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। और एवरेज आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अगर आप कोई 4 स्ट्रोक व्हीकल भी आज की डेट में लेते हैं तो उसमें आपको 60 के आसपास का एवरेज मिलता है। 40 तो दे ही देती है बेचारी रो पीट के। तो देखिए, और इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है एक्सक्लूसिविटी, क्योंकि ये क्लासिक मोटरसाइकिल है। ये अब हर किसी के पास आपको ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगी, और जिसके पास भी दिखाई पड़ेगी तो लोगों की एकदम से नज़रें उस पर जाती हैं कि अरे ये जो हमारे टाइम की मोटरसाइकिल और बहुत क्लासिक मोटरसाइकिल थी। तो ये जब आपके पास होगी तो ये समझिए कि आप एक तरह से राजा। तो मतलब ये है कि कलेक्टर्स आइटम हो चुका है और होने भी वाला है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा लोगों पे है नहीं। इसमें कॉन्स क्या हैं? हाँ, देखिए, मैंने भी आपको बोला कि जैसे लाइट वेटेड है, आप सिटी कम्यूट कर सकते हो, तो एक तरह से वो उसका कॉन भी है, क्योंकि जब आप इसको हाई स्पीड पे लेके जाते हो तो थोड़ा सा ये शेकी हो जाती है। तो आपको ध्यान से इस गाड़ी को चलाना पड़ता है, क्योंकि अनकंट्रोल भी हो सकती है। दूसरा इसकी प्रॉब्लम है वो है इसकी लाइट। आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वो कुछ दिखाती नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से मेरे को ये LED लाइट इसमें इंस्टॉल करनी पड़ी। और तीसरा पॉइंट है इसका जो ब्रेक, जो इसका ब्रेक है, जिस हिसाब से हाई स्पीड गाड़ी है उस हिसाब से इसका ब्रेक बिल्कुल बेकार है। तो मुझे इसमें जो है डिस्क इंस्टॉल करनी पड़ी है। हाँ, और एक 4th पॉइंट इसका ये है कि जो स्पेयर है इसका, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा डैमेज हो गई तो आपको उसका स्पेयर ढूंढने में दिक्कत आ सकती है। एक चीज़ और कि अभी ये तो हम इसको कितने टाइम तक आप रिन्यू करवा सकते हो, कि जैसे किसी के 15 साल का टैक्स हमारा होता है, 15 साल जैसे किसी की मोटरसाइकिल को हो गए पूरे, तो उसके बाद जो रिन्यू होती है वो कितने टाइम के लिए होती है, और ये क्या डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, या फिर ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया सेम ही? देखिए, और स्टेट्स का तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ, अपने स्टेट्स का अगर मैं बोलूँ, उत्तराखंड का, तो उसमें ये 5 साल के लिए रिन्यू होती है। क्योंकि मैंने जो रिन्यू कराई है मेरी 2023 तक, इसका जो फिटनेस है वो रिन्यूड है, तो ये लीगलाइज्ड है रोड पे चलने के लिए। तो अब इसको समराइज़ करने के लिए एक चीज़ कि आपने चलो डिस्क ब्रेक बता दिया, लेकिन आप अपने आप खुद बता दो कि आपने इसमें एक्सेसरीज क्या क्या इंस्टॉल की हैं।
देखिए, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गाड़ी को इससे छेड़छाड़ पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ी सी मैंने चीज़ें लगाई हैं, वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मैंने इसमें डिस्क इंस्टॉल करी है क्योंकि रोकनी थी आपको, क्योंकि मुझे गाड़ी रोकनी थी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। हाँ। और दूसरा लाइट्स, क्योंकि इसकी लाइट्स दिखाती नहीं है कुछ भी, जो इसकी मेन लाइट्स हेडलाइट है वो कुछ दिखाती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें एलईडीज़ लगवाई। बाकी उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मैं एक्सेसरीज़ के रिगार्डिंग बोलूँ कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है इसके अंदर, राइट। तो वैसे जैसे आप बता रहे हो ना कि पुराने ज़माने में क्या होता था, मतलब इस मोटरसाइकिल के टाइम में लाइट्स इतनी ब्राइट नहीं होती थी, बिल्कुल जी। लेकिन यामा की ये लेगेसी है, ये ना अभी कुछ टाइम पहले तक फॉलो करी। क्योंकि FZ250 अगर आप चलाओगे ना तो उसमें भी आपको लगेगा कि यहाँ तो टॉर्च लगा रखी है आगे यहाँ किसी ने कैंडल रखी हुई। जी देखिए, ये तो अब मैंने क्योंकि चलाई नहीं है FZ तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इसकी लाइट बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। तो एक चीज़ और, वैसे तो मैं समझ गया हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इस टाइप की मोटरसाइकिल ओन करने का, और किसका कैसा रहेगा, तो एक बार क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं अपनी हाइट के हिसाब से अगर देखूं तो मेरे लिए तो ये बेस्ट मोटरसाइकिल है, क्योंकि मेरे पाँव इस पे लगते हैं आराम से ज़मीन पर, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है, मुझे कभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा, मैं अपनी नेग्लिजेंस बोल सकता हूँ, या मैकेनिक ने मुझे सही चीज़ नहीं बताई, तो वो एक सिनेरियो हो सकता है कि इसके जो पिस्टन हैं वो फटाफट गए। लेकिन जब से मेरे को ये चीज़ नॉलेज में आई और मैंने एक्चुअली अपना मैकेनिक भी बदला, तो जब मुझे ये चीज़ नॉलेज में आई, तब से मेरी बाइक में मुझे कोई ट्रबल नहीं आई और मैं इस बाइक से बहुत खुश हूँ। चलो ये सही बताया आपने। तो फिर अब लगभग हमने सब कुछ पूछ ही लिया है ना? तो अब जो भी इस टाइप की मोटरसाइकिल खरीदने का सोच रहा है, तो आई होप कि आपको आंसर्स मिल गए होंगे कि आपको क्या क्या इसमें कराना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना? तो अगर आपको इस टाइप की मोटरसाइकिल्स आप और देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि ये मोटरसाइकिल अभी अवेलेबल है नहीं, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं इसको लेके आऊँ चैनल पे। और थैंक यू मिस्टर विनोद कि आप आए और आपने सब कुछ शेयर किया। तो अगर आपको ये मोटरसाइकिल नहीं देखनी है, आपको कोई दूसरे टाइप की मोटरसाइकिल चाहिए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं चैनल पे। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है फ्रॉम द ओनर्स, और वहाँ पे स्कूटर से लेके मोटरसाइकिल तक जो भी हम रिव्यू कर रहे हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये हेल्पफुल होगा। तो आपका जो भी फ्रेंड सोच रहा है इस टाइप की मोटरसाइकिल खरीदने का, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं टू गिव हिम एन आइडिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करवानी पड़ेंगी और कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है ना? तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अगर आपको कोई भी पार्ट्स वगैरह इसके सोर्स करवाने से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आई विल आस्क मिस्टर विनोद, तो ये हमें बता देंगे, तो मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ और चीज़ें जाननी है आपको थोड़ा डिटेल में, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ, ये फ्री है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इनको भी बुला रहा था तो ये कह रहे थे कि तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं, मैं नहीं आऊँगा चैनल पे तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाओगे तो फिर बाकी लोग भी आएंगे और बाकी मोटरसाइकिल्स भी होंगी, तो हेल्पफुल हम दोनों के लिए रहेगा। मेरा चैनल ग्रो करेगा और आपकी नॉलेज ग्रो होगी। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे विद अनदर मोटरसाइकिल। थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। ओके, तो आई विल कैच यू ऑन नेक्स्ट संडे एट 7 PM। टिल देन, पीस आउट। सब भसड़ मचा दी मैं, दोबारा करना पड़ा। और इधर आ जाओ, और इधर, और इधर, और इधर, और इधर जाना। और तो इंजन के इंस्पेक्शन